मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में कई पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। गरीबों के मसीहा कलेक्टर आशीष सिंह की यही बात खास है कि वो एक एक पीड़ित से खुद मिलते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। जनसुनवाई में कई पीड़ित अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनका कलेक्टर ने समाधान किया। गरीबों के लिए कलेक्टर आशीष सिंह के मन में जो दर्द है वो किसी से छुपा नहीं है। वो दिव्यांगों से खुद जाकर मिलते हैं। जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह ने नागरिकों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही यथासंभव निराकरण किया। कलेक्टर कार्यालय में आज भी अधिकांश मामले प्लॉट, कॉलोनी सेल, संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद आदि के आए थे। इन समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारी को निराकरण के लिए भेजा गया। निराकरण की समय सीमा भी तय की गई है। जनसुनवाई में एक आवेदिका अपने पिता के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग को लेकर जनसुनवाई में पहुंची थी। युवती की परेशानी को कलेक्टर आशीष सिंह ने संवेदनशीलता के साथ सुना व समझा और युवती के पिता के इलाज के लिए तत्काल आर्थिक सहायता की राशि स्वीकृत की। कलेक्टर के द्वारा की गई इस मदद से युवती और उसकी मां काफी अभिभूत नजर आई और उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह को बड़ी आत्मीयता के साथ धन्यवाद प्रेषित किया। युवती का कहना है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था और उनको इलाज के लिए पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, जिसके कारण वो कलेक्टर कार्यालय में आर्थिक सहायता की मांग को लेकर आवेदन लेकर पहुंची थी। इसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने आर्थिक सहायता के लिए राशि स्वीकृत की। युवती का कहना है कि कलेक्टर के द्वारा की गई आर्थिक सहायता से उनकी परेशानी काफी हद तक कम हुई है। इसीलिए उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसे लेकर आशीष सिंह का कहना है कि हमारा यही प्रयास होता है कि जो भी जरूरतमंद जनसुनवाई में आता है उसका विधिवत परीक्षण करने के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है। पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी वजह से मुझे ना आर्थिक सहायता चाहिए थी। हॉस्पिटल में अभी 70-80 हज़ार रुपये लग चुके हैं। वो काम पे नहीं जा रहे हैं तो काम भी नहीं हो रहा है, घर में कोई कमाई भी नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। इसके कारण और ये मेरी मम्मी को भी मतलब पैरालाइज है तो उनसे बनता नहीं है, घर में कोई है भी नहीं मेरे अलावा। मैं भी पढ़ाई करती हूँ तो जॉब वगैरह तो अभी मेरे पास भी नहीं है और ऊपर से पैसे भी ज़्यादा लग चुके हैं और अभी हेल्प भी नहीं है मेरे पास कुछ। इसलिए मैं आई थी कलेक्टर साहब के पास। क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि खाते में 10,000 रुपये आ जाएंगे। जो उन्होंने मैडम के पास भेजा था एक उनने बोला। क्या हो गया था? एक्सीडेंट आज नहीं, आज तो कुछ नहीं, बस बैंक अकाउंट नंबर ले लिया, उन्होंने बोला आ जाएंगे 10,000 रुपये 3-4 दिन में। और देखिए आज जन सुनवाई आयोजित करी गई है और जितने भी प्रकार की शिकायतें या समस्याएं आती हैं उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। कुछ जो शिक्षा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित सहायता हेतु आवेदन आते हैं उनका विधिवत परीक्षण किया जाता है और उसके बाद कुछ को रेड क्रॉस से यहीं पर सहायता प्रदान करी जाती है जो आज भी करी गई है और साथ में कुछ आवेदकों हेतु स्वच्छानुदान के लिए भी भोपाल में प्रकरण भेजे गए हैं। इसके साथ साथ कुछ राजस्व से संबंधित भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनको भी टीएल मार्क किया गया है और कुछ कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ में प्लॉट दिलाने से संबंधित भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनको टीएल मार्क करके बहुत जल्दी उनका निराकरण करवाया जाएगा। महालक्ष्मी धाम के कुछ निवासी भी आए थे आपसे मिलने की समस्या को लेकर? जी हाँ, उनकी भी समस्या शायद प्लॉट से संबंधित ही थी और उस संबंध में आगे जल्दी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, उसको टीएल में भी उन लोगों ने मांग किया। सर, स्टेशन पर कुछ पेशेंट आए थे उनको भी आपने सहायता जी हाँ, कुछ इस प्रकार के पेशेंट्स भी आए हैं और ख़ास तौर पर जिनका इलाज चल रहा होता है, अगर अस्पताल में एडमिशन किसी का होता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सर, जैनपुरा के लोग आए थे, ब्लास्टिंग से परेशान है, साकार का हिल्स कॉलोनी करके आपके द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसकी जांच कराई जाएगी। पहले तो ये देखा जाएगा कि विधिवत उसकी परमिशन है या नहीं है और अगर विधिवत परमिशन है तो जिन शर्तों के आधार पर दी गई परमिशन उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है एक बार चेक कराया जाएगा और दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर काम हो रहा है लेकिन सेफ्टी के साथ हो ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा। युवक आया था ट्रॉफी लेकर बेरोजगारी का और देखिए उसके द्वारा रोजगार की मांग करी जा रही थी और निश्चित रूप से रोजगार हेतु जो शासकीय जो भर्तियां होती हैं उनमें प्रॉपर विज्ञापन के माध्यम से होता है और इसके अलावा उनके द्वारा ये भी बताया गया कि कई सारी प्राइवेट जगहों पर वो काम कर चुके हैं लेकिन वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो उनको सलाह दी है कि किसी अन्य प्राइवेट जगह पर जाकर अप्लाई करें और अगर वहाँ पर जॉब मिलता है तो करें। अगर अन्य कोई सहायता की आवश्यकता होगी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित तो फिर हमारे द्वारा कराई जाएगी। जनसुनवाई जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती हुई नजर आ रही है। युवती पहुंची थी बड़े मार्मिक तरीके से उसके पिताजी की जिस प्रकार आर्थिक सहायता को आपने स्वीकृत किया, तो धन्यवाद के लिए देखिए निश्चित रूप से एक आवेदिका के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया उनके
जो सहायता उपलब्ध कराई गई। और हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग आते हैं उनका विधिवत परीक्षण करके उनको सहायता करी जाए। और ज़्यादातर मामलों को इसीलिए टीएल या सीएम हेल्पलाइन में भी मार्क किया जाता है, जिससे कि सभी आवेदनों का फॉलोअप हो सके और किसी को भी दोबारा आने की आवश्यकता न पड़े। सहज रेसिडेंसी पटवारियों के जी, पटवारियों की फॉर्म भरा रहे हैं, आवेदन आ रहे हैं पटवारियों के फॉर्म भरा रहे हैं। देखिए, पटवारियों के काउंसलिंग चल रही थी, 2 चरण हुए हैं, दोनों चरणों में काउंसलिंग पूरी हो गई है। और जितने भी हुई हैं भर्तियां उनकी सबकी ट्रेनिंग जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर चल रही है। तहसीलें भी उनको अलॉट करी गई हैं, जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होती है वैसे ही उनको यहाँ पर पदस्थापना करी जाएगी। सर 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी होगी? निश्चित रूप से 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन है, उसको फाइनल कर दिया गया है। और आमतौर पर ऐसा देखा गया है, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो वास्तविक कीमत है और जो गाइडलाइन वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। उसको हमने गैप को कम करने की कोशिश करी है। लगभग 5,000 में से करीब 1800 से 2,000 के बीच में हम लोगों ने जगहों पर गाइडलाइन अलग अलग मात्रा में बढ़ाई है। और हमारा प्रयास है, जो होना भी चाहिए, कि जो वास्तविक कीमत है और गाइडलाइन कीमत है लगभग आसपास रहें। इस हेतु इस बार भी हम लोगों ने प्रयास किया। सर, आज की जनसुनवाई में भूमाफियाओं को लेकर भी शिकायत आई जी, सिलेंडर का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ? जी हाँ, निश्चित रूप से कुछ 1-2 शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई थी। और ये एक तो जो हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसका तो उल्लंघन है ही, इसके साथ साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। तो इस प्रकार के मामलों को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा और भविष्य में अगर और भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो कार्रवाई करी जाएगी। पुराने जो 2 मामले थे इसमें न केवल FIR दर्ज कराई है, बल्कि रासुका की तर्ज पर जो 6 महीने की जेल होती है वो भी 2 लोगों को उस पर भेजा गया है। वहीं महालक्ष्मी धाम कॉलोनी के पूर्व डायरेक्टर मंगवानी अपनी शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर को शिकायत कर उन्होंने बताया कि केशव, कमल और अंकुश नाचानी से 120 दिन में रेरा लाने और कॉलोनी कंप्लीट करने का अनुबंध किया था। 30 सितंबर 2023 तक शेयर खरीदने थे। उल्टा इन्होंने वीरेंद्र सिसोदिया और राहुल नीमा को डायरेक्टर बना दिया और बाले बाले शेयर बढ़ाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। कॉलोनी लिम्बोदी गांव में है। शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने पीड़ित मंगवानी को कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि केशव नाचानी वर्तमान में ईडी के एक मामले को लेकर जमानत पर चल रहे हैं। केशव नाचानी इस प्रकार की धोखाधड़ी करने में आदतन है। पूर्व में भी केशव नाचानी सोसाइटी की जमीनों पर 100 करोड़ का बैंक से लोन ले चुके हैं और बाद में वो जमीनें शासन के द्वारा वापस ले ली गई थी। सर, महालक्ष्मी धाम कॉलोनी है हमारी, उसमें हमने 27/10/2022 को केशव नाचानी, कमल नाचानी, अंकुश नाचानी को एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के तहत इनको 120 दिन के अंदर रेरा लाना था और कॉलोनी कंप्लीट करना थी। और जो हमारे शेयर थे 5100 शेयर, वो 30/9/23 तक इनको खरीदना थे। इन्होंने हमसे शेयर खरीदे नहीं, उल्टा अपने 2 नौकर वीरेंद्र सिंह सिसोदिया और राहुल नीमा को डायरेक्टर बना लिया। 2 डायरेक्टर और बना लिए और वाले वाले शेयर बढ़ा लिए अपने और ज़मीन पर कब्जा कर लिया। लिम्बोदी, खंडवा रोड, लिम्बोदी गाँव। आपने वहाँ पर प्रशासन को शिकायत करी तो क्या बोला? सबने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे इन पे। कितने परिवार हैं? कई लोगों को इन्होंने प्लाट भी बेच दिए हैं और उनको पैसे भी करोड़ों रुपए ले लिए हैं। न उनको प्लाट दे रहे हैं, न पैसे वापस दे रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक मुझे नहीं आइडिया उसका। बाकी टोटल आदमी फ्रॉड ही हैं। इनकी खजराने में भी एक कॉलोनी, वहाँ भी यही फ्रॉड चल रहा है। क्या नाम से? महालक्ष्मी धाम कॉलोनी। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या होगा? समस्या का कोर्ट जाएंगे और क्या करेंगे? NCLT जाएंगे जहाँ का आर्डर है। आपका नाम? सुनील मंदवानी। क्या कॉलोनी में? मैं डायरेक्टर था पहले, अब अंशधारक हूँ। मेरे 5100 शेयर हैं। ये इन्होंने हमसे पैसे ले लिए 3 प्लाट के, 2 मेरे बच्चे के और 1 मेरा प्लाट। ये कमल नाचानी और ये केशव नाचानी और अंकुश नाचानी। अब इनसे हम बोले कि या तो जाना हमको प्लाट दो, रजिस्ट्री कराओ, ये बस पैसे मांग रहे कि पैसे को जमा करो और प्लाट और कुछ दे नहीं रहे हमारे। कितने समय पहले आपने प्लाट लिए थे? प्लाट लिए हमको तो साल भर से ऊपर हो गया हमको। कितने पैसे आपने दिए? पैसे हमारे तो करीब 60-70 लाख रुपये लग जाएंगे। कैसे पेमेंट दिया है आपने? ऑनलाइन? कैश दिया हमने, कैश भी दिया और ऑनलाइन। क्या बोलते हैं आपको? बोले पैसे जमा करो, तुम्हारी हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी, बस तुम्हारा पोजीशन नहीं मिली? नहीं मिली। वहीं इंदौर में प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन को केंद्रीय मूल्यांकन समिति भोपाल ने मंजूरी दे दी है। जिले में
कुल 5,085 क्षेत्रों में से 2,300 में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। आवासीय प्लॉट पर औसत 10% की वृद्धि की गई। हालांकि 130 क्षेत्र ऐसे हैं जहां 50 से 75 और करीब 100% तक की भी बढ़ोतरी की गई है। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां या तो गाइडलाइन से ज्यादा रेट में रजिस्ट्रियां हो रही है या ज्यादा संख्या में खरीदी बिक्री हो रही है। नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। कलेक्टर आशीष सिंह की मंजूरी के बाद सोमवार सुबह से ही इसे केंद्रीय मूल्यांकन समिति में आईजी पंजीयन एम सेल्वेंद्रम को भेजा गया था। शहर के पुराने क्षेत्र जैसे शीतला माता बाजार, रामबाग में गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है। आसपास के 29 गांवों व शहर के पॉश इलाकों में गाइडलाइन और बाजार मूल्य को बैलेंस किया गया है। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा ने बताया कि उन्हीं क्षेत्रों की गाइडलाइन में बढ़ोतरी हुई है जहां 3 वर्षों में अधिक दर पर रजिस्ट्रियां हुई है। बहरहाल कलेक्टर कार्यालय में आए दिन सभी पीड़ितों की कलेक्टर समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। आज भी उन्होंने कई पीड़ितों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।